Hello students, welcome back to our science series for class 10th and in this video we will complete the topic respiration. ठीक है, respiration क्या होता है? Respiration it is a type of process in which we take oxygen from the atmosphere or you can say from the air and release carbon dioxide. ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, हवा के अंदर से ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. नाउ डू एन एक्टिविटी 6.4. टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब. हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया. ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर. इस लाइम वाटर के अंदर से माउथ से हमें एयर ब्लो करनी है, ठीक है, मतलब इसके अंदर से पास करनी है हवा. नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. तो नोट कीजिएगा कितना टाइम लगेगा लाइम वाटर को मिल्की कलर शो करने में. नाउ यूज अ सिरिंज और पिचकारी टू पास एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अनदर टेस्ट ट्यूब. तो हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर लिया और पिचकारी या फिर सिरिंज की हेल्प से उसके अंदर से हवा पास की, एयर पास की. नोट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की. तो उस टाइम देखिएगा कितना टाइम लग रहा है इस लाइम वाटर को मिल्की कलर में बदलने के लिए. व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर दैट वी ब्रीथ आउट. तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है अपने माउथ से, ठीक है, जो छोड़ी है ब्रेथ आउट, सांस के दौरान हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली है, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है, ये आपको देखना है. नाउ द लाइम वाटर का केमिकल फॉर्मूला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. नाउ तो इसके अंदर लाइम वाटर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हेजोल से प्रिपेयर्ड लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है. हमने एयर माउथ के अंदर से ब्रेथ आउट की हवा बाहर की तरफ, और जब ब्रेथ आउट करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा था, जिसकी वजह से जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है कम टाइम में मिल्की कलर शो करने लगा. बट एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम था, जिसकी वजह से इट टेक्स टाइम, तो टाइम लगा इसे लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए. नाउ तो रिएक्शन क्या हुई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने किसके साथ रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वहां क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट बना. क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट. अगर इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे हम, दिस इज लाइम वाटर एंड दिस इज रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करें तो ये यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट. क्या फॉर्मेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट. दिस इज CaCO3. ठीक है, तो इसके छोटे छोटे प्रेसिपिटेट होते हैं जो लाइम वाटर के अंदर लटके रह जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट होते हैं जो लाइम वाटर के साथ लटके रह जाते हैं और उन्हीं प्रेसिपिटेट का कलर मिल्की होता है, ठीक है, और प्लस वाटर भी निकल जाएगा साथ में, ठीक है, प्लस वाटर भी निकल जाएगा साथ में हमारा, ठीक है. तो डेफिनेटली जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके प्रेसिपिटेट सस्पेंडेड होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, ड्यू टू विच द कलर ऑफ लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की. ठीक है, वो कलर कैसा हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है. तो सिंपल सी रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं इसके अंदर से, दिस इज लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट हमारे वाटर के अंदर सस्पेंशन में रहेंगे और सस्पेंशन की वजह से मेरे मिल्की जो मेरा लाइम वाटर था उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और जब जल्दी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा तो डेफिनेटली इसका कलर बहुत ही जल्दी मिल्की टर्न हो जाएगा, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. सिंपल. दिस शोज दैट द एयर दैट वी held out if we breathe out, जो हम बाहर निकालते हैं एयर, that contains maximum amount of carbon dioxide, उसके अंदर ज्यादा अमाउंट किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. नॉट सेइंग ए ऑक्सीजन का नहीं होता, ऑक्सीजन का भी होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 6.5. टेक सम फ्रूट जूस और सुगर सॉल्यूशन, ऐड सम यीस्ट टू दिस. तो मैंने फ्रूट जूस लिया या फिर सुगर सॉल्यूशन ले लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, यीस्ट डाल दिया. क्या डाल दिया, यीस्ट डाल दिया. नाउ टेक दिस मिक्सचर इन टेस्ट ट्यूब, फिल विद वन होल्ड कॉर्क. तो मैंने एक ही कॉर्क के अंदर, जो कॉर्क होता है उसके अंदर एक छोटा सा होल है, छेद है, ठीक है. इस मिक्सचर को ऐसी टेस्ट ट्यूब में रखा, ठीक है, मान लो मेरी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, दिस इज माय टेस्ट ट्यूब, ये मेरी टेस्ट ट्यूब है. तो इसका जो आप ओपन माउथ है, ये ऊपर वाला माउथ, इसे कवर करने के लिए हमारे पास कोर्क होता है ऐसे वाला, ठीक है, क्या होता है,
कोर्क होता है जो टाइटली फिट हो सकता है, और इस कोर्क के अंदर एक होल है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा होल है, ठीक है। तो दिस इज टाइप ऑफ टेस्ट ट्यूब दैट वी हैव टेकन, और इसके अंदर हमने सॉल्यूशन लिया है, किसका, शुगर सॉल्यूशन लिया है, और इसके अंदर ऐड कर दिया यीस्ट को, और एक छोटा सा होल यहाँ है। फिट द कोर्क विद ए बैंड ग्लास ट्यूब, आप बैंड ग्लास ट्यूब के अंदर भी फिट कर सकते हैं इस कोर्क को। नाउ डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब हमने क्या कर दिया, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, एक दूसरी ट्यूब ले, नॉट अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, बैंड ग्लास ट्यूब, ठीक है, मान लो ऐसी कोई बैंड है ग्लास ट्यूब, तो ट्यूब बोल रहा है तो दोनों साइड ओपन एंड होंगे इसके, ठीक है, दोनों साइड क्या होगा, ओपन एंड होगा। डिप द फ्री एंड, तो इसके अंदर एक साइड हमने ग्लास बैंड ट्यूब ले ली, इसके एक साइड हमने क्या कोर्क फिट कर लिया, यहाँ पर एक साइड हमने क्या कर लिया, कोर्क फिट कर लिया। नाउ डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, जो फ्री एंड है ग्लास ट्यूब का, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। तो हमने जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, मान लो यहाँ पर कोई लाइम वाटर की दूसरी टेस्ट ट्यूब है, लेट्स से दिस इज अ टेस्ट ट्यूब विच कंटेन लाइम वाटर, जिसके अंदर लाइम वाटर है, ठीक है, यहाँ पर लाइम वाटर है, इसके अंदर हमने इसे डिप कर दिया, ठीक है, इस लाइम वाटर के अंदर हमने इसे डुबो दिया, ठीक है। नाउ अब डुबोने के बाद क्या कर दें, what changes is observed in the lime water and how long does it take this change, तो क्या चेंजेस ऑब्जर्वेशन होगा, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी। तो जो हमने टेस्ट ट्यूब ली थी बिल्कुल यहाँ कनेक्ट कर देंगे इससे, ठीक है, इसे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि यीस्ट जब शुगर सॉल्यूशन या फ्रूट जूस का रिएक्शन करेगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से पास होगी, और ये क्या है, इसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है, तो डेफिनेटली इसका कलर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन, तो आप क्या बता सकते हो, फर्मेंटेशन मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फर्मेंटेशन हुई हो गई, इसीलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रही है, और यहाँ से कलर कैसा आ रहा है, मुझे मिल्की कलर मिल रहा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड वाटर का। तो जितनी ज्यादा फास्ट फर्मेंटेशन रिएक्शन होगी उतना ही ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, और तो हमें क्या मिल जाएगा, मिल्की कलर मिल जाएगा लाइम वाटर का, ठीक है। तो सिंपल। नाउ We have discussed nutrition in organism in the last section. Last section में हमने nutrition in organism पढ़ लिया है, किस तरीके से हम अपना भोजन पचाते हैं। Human beings के अंदर हमने unicellular organism, for example amoeba के अंदर भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। Now the food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. जो food material हमने लिया है, ठीक है, बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया है, तो वो किसकी फॉर्म में था, ग्लूकोज की फॉर्म में था, डाइजेस्टेड फूड की फॉर्म में था। तो डाइजेस्टेड फूड होगा वो कहाँ जाएगा, सेल्स के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, हर सेल के पास जाएगा, और वहां सेल के पास जाने के बाद उसका कंप्लीट कंबशन होगा, मतलब जो हमने ऑक्सीजन ली है उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्शन करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकाल देगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में वहां से एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो वहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सिंपल, दिस इज द लाइफ प्रोसेसेस दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग एनर्जी इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग। सिंपल, द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन के दौरान हमने फूड मटेरियल लिया था, इज यूज्ड इन द सेल, सेल के अंदर यूज किया जाता है टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जो बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वहां से वो एनर्जी मिलती है हमें। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से इसका डाइजेशन करते हैं। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन लेते हैं किसे तोड़ने के लिए, जो डाइजेस्टिव ग्लूकोज है उसे ब्रेक करने के लिए कंप्लीटली किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, ठीक है। सम यूज अदर पाथवेज दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अलग रास्ता अपनाते हैं, मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ग्लूकोज को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देते हैं और वहां से एनर्जी ले लेते हैं।
इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जितने भी केसेस होंगे चाहे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, जो ब्रेकडाउन होगा सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है मेरा किस में होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर होगा। ठीक है, किसके अंदर होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर होगा। उसके बाद इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, उसके बाद क्या होगा, जो डेफिनेटली 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, नाउ ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, आई थिंक सबको पता है। C6H12O6, ठीक है, दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, सिंपल। तो ये 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज के अंदर, ये किस में ब्रेक होंगे, 3 कार्बन एटम के मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है पाइरुवेट। वे इज दैट, दिस इज पाइरुवेट। तो इसे लर्न कर लो। 3 कार्बन की चेन का एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसके अंदर सिर्फ 3 ही कार्बन होंगे, उसका नाम है पाइरुवेट। तो डेफिनेटली चाहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो चाहे ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, तो ग्लूकोज विच इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल नोन एज पाइरुवेट, जिसे हम क्या बोल देते हैं, पाइरुवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ध्यान रखना, जो सेल के अंदर वाला पार्ट होता है, जो सेल मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर जेली लाइक मटेरियल होता है, जिसे आप साइटोप्लाज्म बोल देते हैं, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सिंपल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रोसेस किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, इनसाइड अ सेल। फर्दर द पाइरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद पाइरुवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, और प्लस यहाँ से कुछ अमाउंट में एनर्जी भी निकलती है। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कब कन्वर्ट होगा, जब इसे ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं मिलेगी। ठीक है, जब मेरे पाइरुवेट को ऑक्सीजन मैक्सिमम अमाउंट में नहीं मिलेगी, एट दैट टाइम द पाइरुवेट कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मींस टू से मेरे भोजन का कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द यीस्ट। ये प्रोसेस यीस्ट में होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान। नाउ फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब दारू बनाते हैं, जिसे दारू बोलते हैं, शराब बोलते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर हम ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज को इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक करते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट। यीस्ट की प्रेजेंस में हम ये ब्रेक करेंगे और उस टाइम इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और इस प्रोसेस को बोल देंगे फर्मेंटेशन। सिंपल, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन, द प्रोसेस इन विच इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग ग्लूकोज। ओके, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं होगी वहां। ठीक है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी वहां। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो डेफिनेटली आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी पता चल गई होगी। जो रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे बोल देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब ही ये है डाइजेस्टेड फूड का कंबशन। तो कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट डाइजेशन मींस टू से डाइजेस्टेड फूड है उसे कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस एनर्जी में, बट यहाँ कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ अप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसीलिए यहाँ एनारोबिक एस्पिरेशन हो रहा है। तो पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है हमारे फूड का, दैट इज कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पाइरुवेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 carbon डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। यहाँ पर हमारा जो ग्लूकोज है कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, कंप्लीटली टूट गया है, किसमें, 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। यानी कि अगर मैं बात किसकी कर रहा हूँ, ग्लूकोज की कर रहा हूँ, तो ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन होगा तो 3 की जगह 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे वहां पर। ओके, द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर होगा। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसीलिए क्या नाम रखेंगे इसका, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मींस टू से द प्रोसेस which occurring in presence of oxygen। ठीक है, उसे बोलेंगे एरोबिक, एंड रेस्पिरेशन तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन। नाउ
The release of energy in this aerobic process is a lot greater than in anaerobic respiration. जो aerobic respiration में एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो anaerobic की कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होती है. ओके, sometime when there is lack of oxygen in our muscles, अगर हमारी मसल्स सेल्स को, हमारी मसल्स की जो सेल मांसपेशियों की जो कोशिका है, उन्हें अप्रोप्रिएट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती, मतलब कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, अनदर वे ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन, तो दूसरा रास्ता अपना लेता है पायरुवेट और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में. अभी आएगा, हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड. पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में, विच इज ऑल्सो ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो कि वो भी 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है. मतलब यहाँ कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ मेरी ग्लूकोज का, और वो किस में कन्वर्ट हो गई, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गई. दिस बिल्डअप ऑफ द लैक्टिक एसिड इन मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स. अगर ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में इकट्ठा हो जाएगा तो हमें मसल्स क्रैम्प हो जाएगा, ठीक है, हमारी मसल्स काफ़ी हार्ड हो जाती है. जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा दौड़ लगा ली, रनिंग कर ली हमने, या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज कर ली, तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम बहुत ही जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है. जब हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट अमाउंट में हम इनहेल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मसल्स के अंदर कमी हो जाती है. मतलब हमारी मसल्स जो सेल हैं वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से जो पायरुवेट है, ग्लूकोज तो पायरुवेट में ब्रेक हो गई है, लेकिन पायरुवेट लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है, और लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जब स्टोर होगा तो हमें काफी पेन होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मस्कुलर cramps. Okay, now this is the simple diagram in which we can remember which type of breakdown occur and where in the cell breakdown occur. Now glucose, this is 6 carbon molecule in cytoplasm. There will be formation of pyruvate, that is 3 carbon molecule plus energy. यहाँ पर भी एनर्जी निकल रही है, सिंपल. ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट होगा और प्लस एनर्जी निकल जाएगी. नाउ अगर वहां पर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिली, फॉर एग्जांपल इन यीस्ट, तो मेरा पायरुवेट इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. सिंपल, जो मेरा इथेनॉल होगा 2 कार्बन मॉलिक्यूल होने वाले हैं, क्योंकि इथेनॉल के अंदर 2 ही कार्बन होते हैं, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है. नाउ इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे मसल सेल के अंदर ये पायरुवेट है और वहां पर ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं मिल रही, तो वहां किसका फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी का. तो एनर्जी तो हर केस में निकल रही है. अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो प्रोसेस कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. कई बार ये पूछा जाता है कि जो प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है तो वहाँ क्या क्या निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी निकलते हैं. अगर ये मसल्स के अंदर होते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है. अगर वहाँ ये प्रोसेस यीस्ट के अंदर हो रही है तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलती है, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही वाटर फॉर्मेशन हो रहा है और कहीं भी वाटर फॉर्मेशन नहीं हो रहा. सिंपल, अगर मैं साइटोप्लाज्म के अंदर रिएक्शन देखता हूं तो यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, मतलब ग्लूकोज का कंप्लीट कंबशन यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में नहीं होता. कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी. जो एनर्जी मिलेगी वहां से क्या बन जाएगा, एटीपी फॉर्म में वो सिंथेसाइज कर लेगा मॉलिक्यूल, व्हिच इज यूज्ड टू फ्यूल फॉर अदर एक्टिविटी इन द सेल, जो कि एक फ्यूल की तरह यूज होता है, क्योंकि सेल को भी बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है और ह्यूमन बॉडी को भी बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी होती है. इन दीज प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल. अगर हम जब लाइफ की प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है, लाइफ के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी है वो करते हैं, फिर सेलुलर एक्टिविटी करते हैं, तो वहां पर एटीपी ब्रोकन डाउन टूट जाता है, गिविंग राइज टू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालता है, विच कैन बी ड्राइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल. इसका मतलब है हमारी सेल के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो रही होती है. सिंपल. नाउ दिस इज एटीपी. एटीपी इज एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस. तो एटीपी किसकी तरह एक्ट करता है, एनर्जी करेंसी की तरह एक्ट करता है हमारे सेलुलर प्रोसेसेस में, ठीक है. व्हाट इज द एनर्जी करेंसी फॉर अ सेलुलर प्रोसेस, आंसर विल बी एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है. नाउ द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. तो सिंपल, जो हमारी एनर्जी निकलती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो एनर्जी क्या करती है, एटीपी को, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को
फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ क्या करती है, ज्वाइन करा देती है और वो किसमें बन जाता है, एटीपी की फॉर्म में बन जाता है। सिंपल मीन्स टू से एडीपी से एटीपी बनना इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडो का मतलब जिस प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी ले ली जाती है उसे एंडोथर्मिक प्रोसेस बोल देते हैं। नाउ एंडोथर्मिक प्रोसेस इज इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शन। तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो उस एटीपी को यूज कर लेती हैं। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन डाउन इनटू यूजिंग वाटर। अगर एटीपी से ट्राइफॉस्फेट से जो टर्मिनल फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है, इसे ब्रेक करेंगे तो कितने अमाउंट की एनर्जी निकलेगी, 30.5 किलो जूल पर मोल की एनर्जी निकल जाएगी। तो ये डाटा आपको याद रख लेना। नाउ थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजेज। आप सोच सकते हो किस तरीके से बैटरी अलग अलग यूज करने के लिए अलग अलग तरह की एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट कैन बी यूज टू ऑपरेट मैकेनिकल एनर्जी, तो वो मैकेनिकल एनर्जी के लिए हो सकता है, लाइट एनर्जी के लिए हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए हो सकता है, एंड सो ऑन, और बहुत सारे। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। अगर हम मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारी मसल्स का साइज कम हो रहा है, मतलब कम स्पेस के अंदर इकट्ठी हो रही है, तो उसे कॉन्ट्रैक्शन बोल देते हैं। तो वहां पर भी एटीपी यूज होता है। प्रोटीन की सिंथेसिस, अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोटीन बन रही है, तो डेफिनेटली दैट is also realization of ATP. Conduction of now impulses and many other activity। अगर now impulse है, मान लो हमें किसी ने कुछ नुकीली चीज चुभो दी, ठीक है, स्किन पर, तो हमारा जो इम्पल्स गया है ब्रेन तक, तो वहां पर भी एनर्जी लगती है, तो एटीपी की फॉर्मेशन में वहां यूटिलाइजेशन हो जाता है। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवेज डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि जितनी भी एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू एंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म है जितने भी, तो उन्हें एंश्योर कर लेना चाहिए कि उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल भी रही है या फिर नहीं। We have seen that plant exchange gases through stomata। हमने देख लिया है जो प्लांट है स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस एंश्योर दैट ऑल द सेल्स आर इन कांटेक्ट विद एयर। और जहां बड़े बड़े बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है इंटरसेलुलर, एक सेल और दूसरी सेल के बीच में, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसके, एयर के। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हियर। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस प्रोसेस के द्वारा एक्सचेंज होते हैं, डिफ्यूजन। तो सिंपल स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस प्रोसेस के दौरान क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, अदला बदली होती है, तो उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। दे कैन गो इनटू द सेल्स, वो सेल के अंदर जाते हैं और अवे फ्रॉम दैम, और उससे बाहर भी निकलते हैं, आउट इनटू द एयर, और हवा के अंदर आ जाते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। तो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाएगी या फिर ऑक्सीजन बाहर आएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी स्टोमेटा के थ्रू या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा एनवायरमेंट कैसा है। एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज अ मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालेंगे, अंदर नहीं लेंगे। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड अप फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब दिन के दौरान जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। हेंस देयर इज नो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड वो अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालते। इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज अ मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो दिन के टाइम में ऑक्सीजन रिलीज होती है, बट नाइट में, रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं कौन, प्लांट्स। एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन फॉर अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। एनिमल हैव इवॉल्व्ड, एनिमल काफी इवॉल्व हो चुके हैं, उनके अंदर विकास हो चुका है, डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग अंग बन चुके हैं। फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट हमारे वातावरण से ऑक्सीजन किस तरीके से लेंगे। एंड फॉर गेटिंग राइड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से बाहर छोड़ देंगे। नाउ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं जो धरती के ऊपर रहते हैं, वो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ही लेते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी के अंदर सांस लेते हैं। बट एनिमल दैट लाइव इन वाटर, लेकिन जो जीव पानी के अंदर रहते हैं, नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वो वाटर के अंदर डिजोल्व हुई ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। नाउ
एक्टिविटी 6.6 ऑब्जर्व फिश इन एक्वेरियम। एक्वेरियम के अंदर देखिएगा, एक्वेरियम का मतलब जहाँ पर मछली पालन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मछलियाँ होती हैं और वहाँ पर मछली का पालन किया जाता है, ठीक है, एक ऐसा तालाब जहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन फिश की हो। दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ, वो अपने माउथ को खोलते भी हैं और बंद भी करते हैं। एंड द गिल स्लिट्स, और गिल स्लिट्स को, दैट इज ओपिकुलम व्हिच कवर्स द गिल स्लिट बिहाइंड देयर आईज आल्सो ओपन एंड क्लोज, अपनी आईज से पीछे भी ओपन और क्लोज करते हैं वो। आर द टाइमिंग of the opening and closing of the mouth and gill slits coordinated in some manner, क्या आपस में कुछ कनेक्टेड है उनकी, जो माउथ कब ओपन करेंगे और कब वो गिल्ट ओपन करेगी, ठीक है, गिल्स स्लिट ओपन करेंगी। काउंट द नंबर ऑफ टाइम द फिश ओपन एंड क्लोजेस इट्स माउथ इन अ मिनट, आप काउंट कीजिएगा एक मिनट में कितनी बार ओपन करते हैं। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम यू ब्रीथ इन एंड आउट इन द मिनट, तो उसे आप कितनी बार एक मिनट में सांस छोड़ते हो और लेते हो, उसे कंपेयर कीजिएगा। तो डेफिनेटली जो फिश है बहुत ज्यादा, फिश का जो नंबर है ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को एनर्जी ऑक्सीजन डायरेक्ट एयर से मिल रही है, लेकिन फिश तो बेचारी डिजोल्ड ऑक्सीजन ले रही हैं, जो जिसके अंदर मतलब पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन ले रही है, जो कि कम है। ओके, दैट्स वाई जो फिश का जो रेट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग विद इन ए मिनट कम होगा एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजोल्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, क्योंकि हवा के अंदर एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, बट जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसके अंदर, वाटर के अंदर जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, तो रेट ऑफ ब्रीथिंग इन aquatic organism is faster than that seen in the terrestrial organism, तो डेफिनेटली उनका रेट ज्यादा होगा किसके अंदर, aquatic organism का रेट, जो ब्रीथिंग रेट बहुत जल्दी जल्दी सांस लेंगे क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ठीक है, वो क्योंकि एक सांस में कम ऑक्सीजन जा पाएगी तो डेफिनेटली उसे सांस ज्यादा लेना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है। बट जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं जो धरती पर रहने वाले हैं, वो कम सांस लेंगे क्योंकि उन्हें एयर के थ्रू ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में मिल जाती है, आसानी से अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो आप अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि ब्रीथिंग रेट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होता है फिर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में, आंसर विल बी एक्वाटिक में ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन ले लेते हैं। ओके, फिश इज टेकिंग वाटर थ्रू देयर माउथ, अपने माउथ से पानी अंदर की तरफ लेके जाती हैं, एंड फोर्स इट पास द गिल्स, और फोर्स दबाव लगाती है ताकि गिल्स के अंदर से भी निकले, वेयर द डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन बाय द ब्लड, तो अगर ब्लड होता है और पानी के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ब्लड क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, वहां से ले लेता है। नाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन, जितने भी धरती पर रहने वाले जीव जंतु हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होंगे ग्राउंड पर रहने वाले, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेते हैं। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल, तो ये ऑक्सीजन है अलग अलग ऑर्गन में, अलग अलग एनिमल के अंदर अलग अलग ऑर्गन होता है, तो उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, अवशोषित कर ली जाती है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया व्हिच इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जितने भी ऑर्गन होंगे, उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी ताकि उनका सरफेस एरिया है जो ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो वो मैक्सिमम हो, सो दैट वहां वो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ले सके। सिंपल, since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, क्योंकि इस सरफेस के अक्रॉस किसका एक्सचेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, तो ये सरफेस बहुत ही फाइन होगी, पतली होगी, और डेलिकेट बहुत ही सॉफ्ट होने वाली है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने वाली है। नाउ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस, इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए, इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, इसलिए हम ऐसे सरफेस को, ऐसे ऑर्गन को बॉडी के अंदर रखते हैं, सो दैट देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, तो वहां से आसानी से पास आउट हो सके क्या, oxygen and carbon dioxide, or you can say air. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of the area where the oxygen is absorbed. In addition, additional वहाँ क्या हो सकता है, एक अलग तरह का मैकेनिज्म भी हो सकता है, किसका, एयर जो अंदर की तरफ लेके जाते हैं और एयर जो बाहर निकालते हैं, ठीक है, उस एरिया से जहां पर ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होती है वहां पर कुछ एक स्पेशल मैकेनिज्म भी होता है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ अलग तरह का मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है। नाउ इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, तो नॉस्ट्रिल के थ्रू, नाक के अंदर जो छेद होते हैं उनके थ्रू एयर ले ली जाती है आदमियों के अंदर, मनुष्यों के अंदर। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन ऑफ पैसेज, तो जो हम एयर पास
करते हैं नॉस्ट्रल के अंदर से, तो हमारे नाक में बहुत ही फाइन पतले पतले बाल होते हैं, वो क्या करते हैं उस एयर को फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर का मतलब अगर कुछ ज्यादा ही डस्ट पार्टिकल हैं तो बालों पर चिपक जाएंगे और प्योर एयर हमारी बॉडी के अंदर पहुंच पाएगी। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द मुकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस। उसके बाद हमारे एयर मुकस मेम्ब्रेन के थ्रू जाती है। अगर मुकस मेम्ब्रेन के तक डस्ट पार्टिकल पहुंच जाते तो वो चिपकेंगे वहां, और चिपकेंगे तो वहां इरिटेशन होगी। अगर इरिटेशन होगी तो हमें स्नीजिंग होगी, यानी कि छींक आ जाएगी। तो छींक के थ्रू भी हम जो अनवांटेड पार्टिकल है हमारी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो प्योर एयर, साफ सुंदर एयर ही हमारी बॉडी के अंदर जाती है। फ्रॉम देयर द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट। उसके बाद गले के अंदर एयर जाती है एंड देन इनटू द लंग्स, और उसके बाद हमारे लंग्स के अंदर एयर जाती हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। हमारे थ्रोट के अंदर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती हैं। किसके अंदर? गले के अंदर। दीज एंश्योर दैट एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, जिसकी वजह से जो एयर पास होगी तो कोलैप्स न करे, सिकुड़े नहीं। ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस इज अ रिंग ऑफ कार्टिलेज। ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज है। क्या है? ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है, ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी रिंग्स हैं। ठीक है, शो दैट जो हमारा ये मतलब कोलैप्स ना करें। ठीक है, क्या ना करें? कोलैप्स ना करें। नाउ जस्ट सी दिस इज अ नेसल पैसेज, नेसल पैसेज है, दिस इज माउथ कैविटी। तो नेसल पैसेज के थ्रू एयर यहाँ जाती है, उसके बाद फायरेक्स के थ्रू, उसके बाद लैरिक्स है एंड दिस इज ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के अंदर यहाँ रिंग कार्टिलेज होती है। आफ्टर दैट ये फाइनली किसके अंदर चली जाती है? ये वाला लंग्स, एंड दिस इज ऑल्सो अ लंग्स, लंग्स के अंदर चली जाती है। ओके, नाउ इस डायग्राम को हम देख लेते हैं। पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद डायग्राम समझेंगे। ओके, नाउ within the lungs, passes divide into smaller and smaller tube which finally terminate in a balloon-like structure which are called alveoli, singular alveolus। जो हमारे lungs है उसके अंदर जो पैसेज है, एयर का पैसेज जो जा रहा है वो छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर जाता है, और दैट फाइनली टर्मिनेट ए balloon-like structure। जस्ट सी दिस इज अ balloon-like structure। ठीक है, ये है हमारी balloon-like structure, ये हमारी balloon-like structure है। दीज आर बैलन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे एल्वेओलाई बोल देते हैं। ठीक है, और इन्हीं बैलन लाइक स्ट्रक्चर पे एंड हो जाती है वो छोटी छोटी ट्यूब। ठीक है, वो छोटी छोटी ट्यूब क्या हो जाती हैं? एंड हो जाती हैं इन बैलन लाइक स्ट्रक्चर का, दैट इज कॉल्ड एल्वेओलाई। और यहीं पर हमारा एक्सचेंज होता है किसका? गैसेस का। नाउ द एल्वेओलाई प्रोवाइड ए सरफेस एरिया वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो यही वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। द वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। जो वॉल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं एल्वेओलाई की अंदर वाली, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर, पिछले सालों में हमने जैसे देखा है, व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रेब्स, हमारे रेब्स बाहर की तरफ आती हैं, एंड फ्लैटन, और फ्लैटन हो जाती हैं क्या? हमारा डायफ्रागम। ठीक है, डायफ्रागम फ्लैट हो जाता है, एंड चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर एज अ रिजल्ट, और हमारी चेस्ट कैविटी है वो भी बढ़ जाती है, यानी कि छाती का हमारा साइज है वो बढ़ जाता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, क्योंकि इसकी वजह से एयर लंग्स के अंदर गई है एंड फिल्स द एक्सपैंडेड एल्वेओलाई, और जो हमारी एल्वेओलाई है उसके स्पेस को भर देती है, जिसकी वजह से हमारी छाती फूल जाती है और उसका साइज बढ़ जाता है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर द रिलीज इनटू द एल्वेओलाई। तो ब्लड क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अदर पार्ट से लेके आता है और एल्वेओलाई तक पहुंचाता है। And oxygen in the alveoli, AO is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all parts of the cells in the body। तो हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और ब्लड क्या लेके आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा है। ठीक है, मतलब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है और बाहर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो डिफ्यूजन प्रोसेस होगी वो ब्लड से किसकी तरफ होगी? एल्वेओलाई के अंदर जो एयर है वहां होगी। ठीक है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर चली जाएगी, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, लेकिन एयर के अंदर जो एल्वेओलाई के अंदर प्रेजेंट है
वहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। और इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ एल्वेलाई होता है। ओके, कुछ समझ आ रहा है? जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो एल्वेलाई के पास आएगा, लंग्स के पास आएगा, और एयर के अंदर जो एयर एल्वेलाई के अंदर है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है तो डेफिनेटली हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी सब्सटेंस फ्लो करता है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, एयर के अंदर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एयर के अंदर चली जाएगी। लेकिन एयर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन एयर से ब्लड के अंदर चली जाएगी थ्रू द सरफेस थ्रू द बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन, जब एयर अंदर ले जाती है एंड लेट आउट और बाहर निकाल देते हैं हम, द लंग्स कैन ऑलवेज कंटेन ए रेजिडुअल वॉल्यूम, तो कुछ वॉल्यूम तो रह ही जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर एयर का कुछ वॉल्यूम तो रहता ही रहता है, सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब्ड, ताकि वहां पर सफिशिएंट टाइम मिल जाए ऑक्सीजन टू बी एब्सॉर्ब्ड, ऑक्सीजन एब्सॉर्प्शन का, किसे? ब्लड के द्वारा, एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आ जाए, किसके अंदर? लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर। ओके, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, अगर एनिमल का शरीर काफी बड़ा होगा, द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो डिफ्यूजन, सिर्फ डिफ्यूजन प्रेशर ही ऐसा नहीं है जो ऑक्सीजन को बॉडी के अलग अलग पार्ट तक भेज सकता है। इंस्टेड, इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, वहां पर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं दैट टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स, जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं एयर से, किसके अंदर? लंग्स, एंड कैरी इट टू द टिश्यू, और वहां टिश्यू के पास पहुंचा देते हैं विच आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन, जहां पर डेफिशिएंसी का मतलब कमी है ऑक्सीजन की। ठीक है, जहां जहां कमी है ऑक्सीजन की वहां पहुंचा देते हैं बिफोर रिलीजिंग इट, बाहर निकालने की बजाय। ओके, इन ह्यूमन बीइंग्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है। ठीक है, जो कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल के अंदर मिलता है। ठीक है, which has a very high affinity for oxygen। अब affinity का मतलब क्या होता है? मतलब ये ऑक्सीजन को बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन को बहुत जल्दी बाइंड कर लेगा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर होता है, वो ब्लड हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता ही रहता है, और ये ब्लड आरबीसी की फॉर्म में, जो ब्लड है हमारा हीमोग्लोबिन की, उसके अंदर है, ऑक्सीजन उसके अंदर हो जाएगी तो ऑक्सीजन रिच हीमोग्लोबिन अलग अलग सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचा देगा, वहां पर कंप्लीट कंबशन हो जाएगा हमारे फूड का। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोल देते हैं इसे। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सोल्युबल होती है देन ऑक्सीजन, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म इन ब्लड, तो इसलिए ब्लड के अंदर जो डिजोल्व फॉर्म है उसी की फॉर्म में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है इन सब का। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ इफ द एल्वेलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर हम स्प्रेड करते हैं एल्वेलर सरफेस को, जो एल्वेलाई थी उसके सरफेस एरिया को स्प्रेड करते हैं, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर, उसका एरिया कितना होगा? 80 मीटर स्क्वायर, याद रखना ये 80 मीटर स्क्वायर मैक्सिमम। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज, आप बता सकते हैं आपकी बॉडी का सरफेस एरिया कितना है? कंसीडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल है और इसी वजह से बहुत आसानी से एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का। इफ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर ब्लड, इट इज एस्टिमेटेड दैट इट वुड टेक 3 years फॉर a molecule to oxygen to get our dose from our lungs। अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता, ऑक्सीजन की मूवमेंट होती, तो हमारे घुटनों से लेकर टो, पैर के अंगूठे से लेकर हमारे लंग्स तक पहुंचने के लिए ऑक्सीजन को कितना टाइम लगता? 3 साल लग जाते। Aren't you glad that we have an hemoglobin? क्या आप खुश नहीं होंगे कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है जिसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, एक ऐसा पिगमेंट जो ऑक्सीजन के मूवमेंट को बहुत ही फास्टली मूवमेंट कराता है हमारी ऑक्सीजन की। नाउ अब हम डायग्राम पर आते हैं, जस्ट सी दिस डायग्राम। This is a nasal passage. Nasal passage के थ्रू एयर एंटर करती है। This is mouth cavity. Here is a pharynx and this is larynx. ठीक है? Now, larynx is a voice box. ठीक है? इसके अंदर हवा जाएगी। उसके बाद ट्रैकिया। Now जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, इसके अंदर कार्टिलेज रिंग होती है ताकि कोलैप्स न हो। ठीक है? तो this is our
यू कैन से कॉलर बोन, ये हमारी कॉलर बोन है, ठीक है, जो हड्डियां कॉलर के पास आपको फील होती हैं वो। और उसके बाद ये रिब केस है, ठीक है, ये रिब्स हैं, ठीक है, और रिब्स के अंदर हमारे लंग्स है। तो हमने बोला था कि लंग्स काफी सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं, फाइन होते हैं, डेलिकेट और काफी डेलिकेट होते हैं, जिसकी वजह से हम इसे बॉडी के अंदर रखते हैं। इसी वजह से जो रिब्स हैं प्रोटेक्ट करती हैं हमारे लंग्स को, ठीक है। एंड ये मस्कुलर पार्ट नीचे दिख रहा है, दिस इज डायफ्राम, ठीक है। नाउ उसके बाद जो ये हमारे रिंग कार्टिलेज है, जो हमारी विंड पाइप है, यू कैन से जो ट्रैकिया है, वो फर्दर टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो ट्यूब्स के अंदर, जैसे ब्रोंकाई बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोल देते हैं। नाउ ब्रोंकाई फर्दर divided into thinner tubes, that is our bronchioles, ठीक है, इसे bronchioles बोल सकते हो। और जो bronchioles है कहाँ एंड होता है, alveolar sac पर होता है, कहाँ होता है, alveolar sac पर होता है। तो this is the respiratory diagram for human beings। तो alveolar sac and this is the alveolar, ठीक है, ये यहाँ alveoli है जो एंड पॉइंट है, बिल्कुल यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है तो बहुत जल्दी ऑक्सीजन को क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, बाइंड कर लेगा और ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देगा। ओके स्टूडेंट, दिस इज कंप्लीट अवर टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। ओके, बाय, टेक केयर।